पीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको एक नया एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेनेल का द्विप्रिज्म प्रयोग। इस प्रयोग में और बाकी की पिछले दो जो प्रयोग किए थे अपने वाला प्रयोग और माइकलसन व्यक्तिगत मापिक प्रयोग, उन दोनों में वो एक कैटेगरी के थे और ये एक कैटेगरी का है। इसके कैटेगरी का एक और था, सबसे पहले जो आपको बताया था उसका नाम था यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फ्रेनेल का बाइप्रिज्म प्रयोग। ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले आपको ये बता क्लियर, चूंकि यंग का द्विस्लिट प्रयोग बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए नहीं है, वो 12वीं क्लास का हमने पढ़ा था, लेकिन वो मैंने यहाँ भी रिपीट किया हुआ है। सबसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, शुरुआत वहीं से होती है। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग और फ्रेनेल का बाइप्रिज्म प्रयोग, ये दोनों एक ही कैटेगरी के प्रयोग हैं, जिनमें दो कला संबद्ध स्रोत, टू कोहेरेंट सोर्सेज जो प्राप्त किए जाते हैं वह आयाम के विभाजन की विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। द टू सोर्सेज ऑब्टेन्ड इन these two experiments are from the method of division of amplitude or division of wavefront के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। क्लियर। सबसे पहले आपको मोटी मोटी ये जो बातें हैं, ये बातें कंसेप्चुअल जो बातें हैं, वो बातें आपको पता होना अच्छी तरीके से। तो उसके बाद अब जैसे पहला बिंदु मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, आप देख लो, मैं इस पॉइंटर से आपको बता रहा हूँ। ये जो पॉइंटर से आप देख रहे हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, यानी तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत इस प्रयोग में प्रयुक्त किए जाते हैं। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पॉइंट सोर्स इज यूज्ड, यानी इसमें बिंदुवत प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हो एस, ये देखिए आप यहाँ पर इस समय देखिए, जो जहां हमारा पॉइंटर लगा हुआ है एस, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। उन दोनों प्रयोगों में आपने देखा था कि उसमें बिंदुवत प्रयोग नहीं था, उसमें क्या था, लाइट जो थी वो फैलती हुई जाती थी। उन दोनों प्रयोगों में आपने देखा था जो लाइट थी वो इस तरीके की थी, ये एस और ये लेंस लगाते थे। लेंस के बाद ये प्रकाशित किरण में से एक ये आगे बढ़ रही है और ये यहाँ पर पड़ रही है, और यहाँ से बात ये ऐसी जा रही है इस तरफ, और ये ऐसी जा रही है, और यहाँ पर ये को देख। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट सोर्स, ये सोर्स तो यहाँ पॉइंट एस तो था ही, पॉइंट सोर्स ही होता है। लेकिन इसके बाद जो लाइट जा रही थी, इस प्रयोग में जो लाइट इस्तेमाल की जा रही थी, ये जो देख रहे हैं आप ये वाली, ये ब्रॉड सोर्स की तरह, यानी पूरा फैलता हुआ प्रकाश जा रहा है, समांतर प्रकाश। एस तो इस लेंस के पर्दे के पीछे रखा हुआ है, लेंस के पीछे रखा हुआ है, उससे आपको मतलब नहीं है। इसके पास जो प्रकाश पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, फैलता हुआ ब्रॉड सोर्स। जैसे दो स्रोत अपने घर में होते हैं, एक तो होता है बल्ब का, वो बिंदुवत की तरह मान सकते हो, ट्यूबलाइट जो होती है उसको आप क्या मान सकते हो, ब्रॉड विस्तृत स्रोत। तो ये जो इसमें न्यूटन के प्रयोग में और माइकलसन व्यक्तिगत मापक में जो प्रकाश यूज किया जाता है वो कैसा होता है, विस्तृत प्रकाश स्रोत आपतित होता है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये विस्तृत आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, ये रहा, इस पॉइंट सोर्स से ये प्रकाश आगे बढ़ रहा है। और ये जो चीज है ए बी सी, यह फ्रेनेल का द्विप्रिज्म है, बाइप्रिज्म है ये वाला। इसका ये जो कोण है, ये वाला बी जो है, ये 179 का है, तो ये आधा डिग्री का है, और ये भी सी वाला आधा डिग्री का, आधा आधा एक, और 179 कितना हो गया, 180 डिग्री, तो उसके तीनों कोणों का योग। क्लियर। तो ये फ्रेनेल का बाइप्रिज्म द्विप्रिज्म है, ये एक वर्णीय बिंदुवत प्रकाश है, यूज किया जाता है। इस चूंकि आपको जैसे पता है कि प्रकाश स्रोत हमेशा एक यूज किया जाता है व्यक्तिगत में, इससे दो प्राप्त किए जाते हैं, दोनों कैसे होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं S1 और S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं।
दोनों ही ऐसे ही प्राप्त किए हैं, दोनों डैश डैश से प्राप्त हुए, अभी बात करेंगे। ये भी डैश डैश से प्राप्त होगा, तो डैश डैश प्रकाशिक किरणों से जो चीज प्राप्त होती है उसको, चूंकि आपको पता है ऐसे सोर्स क्या होते हैं, आभासी होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। तो S1 S2 दोनों स्रोत इसमें कैसे होते हैं, आभासी स्रोत प्राप्त होते हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस। अब आगे बढ़ते, ये देखिए ये स्क्रीन है, जो ये यहाँ ये पर्दा है जिस पर क्या आपको व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। क्लियर। और अब इसके एक एक करके और इसका ऑपरेशन देख रहे हैं कि शुरुआत देख रहे हैं कि इसमें देखो ये यहाँ से देखिए आप इनको जानने के बाद यहाँ से देख पा रहे हैं आप, ये S1 वर्णीय प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाशित किरणें ये जैसे माना, इससे यहाँ से आप देख पा रहे हो ये खूब सारी प्रकाशित किरणें जाएंगी, लेकिन अपन दो प्रकाशित किरणें ले रहे हैं। एक तो जो प्रिज्म के दूर वाले फलक पर पड़ रही है, यानी ये वाली, और एक इसकी प्रिज्म के पास आधार वाली है, ये वाली। ऐसे इस तरफ देखिए आप, ये और ये। हाँ, उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश का ये पूरा ये जो प्रकाश है इसका आधा भाग इस फलक को पड़ रहा है, आधा भाग इस फलक को पड़ रहा है। इसलिए क्या तरंगाग्र का विभाजन हो रहा है, प्रकाश का आधा हिस्सा इस वाले फलक पर और आधा हिस्सा इस वाले फलक पर पड़ रहा है। इसलिए ये जो तरंगाग्र का विभाजन हो रहा है, और ये यहाँ जो प्रकाश पड़ेगा वो अपवर्तन के बाद, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद इस दिशा में जाएगा, और जो इस फलक पर आएगा वो उसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी मोटा मोटी रूप से। तो इस फलक से ये प्रकाश हो जाएगा, इस फलक पर यानी प्रिज्म के इस फलक पर जो आपको होगा वो यूं जाएगा। दोनों के बीच में जहां अध्यारोपण होगा वहां पर आपको अध्यारोपण से संपोषी और व्यतिकरण होने से आपको व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा, जिसको आप पर्दे पर ऑब्जर्व करेंगे। ये पर्दा है, क्योंकि ये प्रकाशित किरण, पहले यहाँ से बात करते हैं। जैसे ये सबसे पहले ये प्रकाशित किरण जो सबसे दूर यहाँ पहुंचती है, प्रिज्म के फलक पर पहुंचती है, उसका अपवर्तन के नियम के अनुसार ये अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी। उसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं अपन, अपवर्तन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अपवर्तन प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। और यहाँ से ये जो प्रकाशित किरण है अपवर्तन के बाद लगभग सीधी चली जाएगी, ये जा रही है। एक चीज, ये जो प्रकाशित किरण है जो आप देख रहे हो, ये जैसे ही हवा से इस कांच में प्रवेश करेगी, फिर कांच से हवा में प्रवेश करेगी, तो ये अपवर्तन के नियम के अनुसार ये इस दिशा में चली जाएगी। और ये जो प्रकाशित किरण देखिए यहाँ से ये वाली, ये यहाँ जैसे पहुंचेगी तो ये प्रकाशित किरण हवा से कांच में जाएगी, फिर कांच से हवा में निकलेगी, यानी विरल माध्यम से सघन में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। तो इसका कोणों के बारे में अपन जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कैसे, लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ से अपवर्तन के बाद ये इस दिशा में जाएगी। तो ये जो मध्य का भाग है, ये ओवरलैप्ड भाग है, ये अतिव्यापित भाग है दोनों के बीच का, यहाँ पर अतिव्यापन होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पर्दे का ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इस पर आपको कोई भी फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी R से S तक आपको कोई भी व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त, आपको व्यतिकरण फ्रिंजें जो पर्दे पर प्राप्त होंगी वो Q से लेकर R के बीच में ही प्राप्त होंगी। और वो कैसी प्राप्त होंगी आपको, इसको इससे देखेंगे अपन टेलीस्कोप, इसको अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और माइक्रोस्कोप की आई पीस में आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी। जैसे अगर पीला सोर्स यूज किया आपने एस को, ये तो पीली, फिर अंधेरा, पीली अंधेरा, पीली काली, पीली काली, पीली काली, आपको स्ट्रेट रेखाएं दिखाई देंगी, जिनको कि आप जिनका अंतराल को अपन माइक्रोमीटर से दो लगातार चमकीली अथवा दो लगातार काली फ्रिंजों के बीच का जो अंतराल है उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो ये ज्ञात करने के बाद जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये अपन ज्ञात कर लेंगे बाद में, तो ये आपको जो प्राप्त हुआ बीटा का मान, जिसको बीटा से लिखते हैं, वो ज्ञात कर लेंगे। तो ये जैसे यहाँ से आकर की जो दूरी है, ये सपोज स्मॉल a, इट इज स्मॉल a, इट इज स्मॉल b। इस प्रिज्म से पर्दे की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल b, और माना कैपिटल T बराबर क्या है, a प्लस b। स्रोत से पर्दे के बीच की कुल जो दूरी है दैट इज d, कैपिटल D बराबर a प्लस b। क्लियर। दोनों सोर्सों की, दोनों यहाँ से आकर की दूरी क्या हो गई है, स्मॉल d,
दोनों स्रोतों के बीच की दूरी इज व्हाट स्मॉल डी। क्लियर? स्मॉल डी इज व्हाट स्मॉल, इसको एस को यहां लिख देता हूं जिससे आपको साफ साफ लिख दिया डी, ये एस, यानी S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा है स्मॉल डी। क्लियर? कैपिटल डी इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। क्लियर? ए। अब क्योंकि आपको पता है यंग के दूसरे प्रयोग में बीटा का जो मान होता है, फ्रिंज विड्थ का जो मान होता है, फ्रिंज विड्थ बीटा is given as lambda capital D upon small d. Clear? और lambda is equal to what? Beta D upon capital D. कैपिटल डी का मान आपको दिया हुआ है कितना है? a प्लस बी, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल डी इट इज द पॉइंट, यानी स्मॉल डी का मान आपको निकालना है यहाँ पर बाकी है। स्मॉल डी के मान को कैसे निकालेंगे उसको आप देख पाएंगे इस समय। स्मॉल डी के मान को निकालने के लिए आप स्मॉल डी के मान को निकालने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। जैसे ये अगर ये द्विप्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाशीकरण सीधी ऐसे निकलता है। अगर ये द्विप्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये प्रकाशिक किरण क्या होती? सीधी इस तरीके से आगे निकल जाती। थोड़ा सा मैं और इसको यूं कर दूं, ये सीधी इस तरीके से यूं आ गई। इसने क्या किया? इस जो प्रिज्म ने क्या किया? इस प्रिज्म ने क्या किया? इसको विचलित कर दिया और ये विचलित होकर कहां चली गई? इस दिशा में ये जो कोण है इस कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण, डेल्टा। और ये दोनों सम्मुख कोण हो गए आमने सामने, ये वाला ये क्या होगा? डेल्टा के बराबर होगा। दिस एंगल इज व्हाट? डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाती और प्रिज्म ने अपवर्तन के कारण से ये प्रकाशीकरण ऐसे चली गई। दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ये दोनों आमने सामने के कोण सम्मुख कोण है, और जब दोनों कोण सम्मुख हैं, बराबर होंगे दोनों सम्मुख कोण, तो ये जो दूरी है इस त्रिभुज पे देखेंगे, ये दूरी स्मॉल a है यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की d/2 हो गई है, d/2। थोड़ा सा और मैं जूम इसी चीज को अपन जूम कर देते हैं, थोड़ा आपको ये चीज फिगर साफ दिख जाए। आप देख पा रहे हैं इस समय कि ये दूरी a हो गई, यहाँ से आकर की ये दी हुई है, ये डेल्टा हो गया, विचलन कोण हो गया, ये d/2 हो गई। ये एक समकोण त्रिभुज है जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से। इस समकोण त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ, पूरे को डैश डैश को हटा रहा हूँ जिससे आपको ये साफ दिखे। ये इस त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि tan डेल्टा का मान निकालोगे तो tan डेल्टा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो tan डेल्टा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? d/2 लंब हो गया इसका, और आधार क्या हो गया? a हो गया, बराबर क्या हो गया? d/2a। जब ये कोण बहुत छोटा होगा, ये कोण छोटा होगा तो tan डेल्टा को डेल्टा से लिख सकते हैं, बराबर d/2a। d बराबर कितना हो गया? twice a into डेल्टा। यानी ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, तो tan डेल्टा लगाओगे इसमें तो क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार, d/2 बटे a, d/2a। और जब कोण बहुत छोटा होगा तो ये क्या डेल्टा के बराबर हो गया, और ये d बराबर क्या है? ट्वाइस डेल्टा a। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा का जो मान होता है अगर आपको पता हो 12 के हिसाब से, ट्वाइस a, डेल्टा बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू a। क्या है? प्रिज्म कोण। कौन सा कोण होगा? ये जो 1 डिग्री वाला कोण है, ये वाला, ये जो कोण है a, इसका नाम है, ये यहाँ पर जो हमेशा आएगा वो 1 डिग्री आएगा, या जो दे रखा होगा वो आएगा, सबसे छोटा कोण आएगा a। तो डेल्टा बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ट्वाइस a म्यू माइनस 1 इंटू डी का मान ये हो गया।
इस डी के मान को अगर यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, बीटा का जो मान आएगा तो लैम्डा का जो मान आएगा वो क्या आएगा, बीटा, जो कि आपने मेजर कर लिया है। दो लगातार चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी को आपने माइक्रोस्कोप से पढ़ लिया है, माइक्रोमीटर से। स्मॉल डी का जो मान है वो कितना आ गया, ट्वाइस ए, म्यू अपवर्तनांक है इस कांच का ए बटे ए प्लस ए आपको पता है, बी पता है। इस सूत्र की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, थोड़ा सा आपको देखने में आ जाए, ये देखिए आप, ये वाला बी ट्वाइस यहाँ रख दिया ए प्लस बी। ये सब चीजें एक बेंच पर होंगी, ध्यान रखना आप। ये बेंच जो होती है अपने ऑप्टिकल बेंच पर पूरा प्रयोग होता है ये, और इसमें सब चीज आपको पता है, ए पता है, बी पता है, कैपिटल ए कोण प्रिज्म कोण पता है, म्यू अपवर्तनांक पता है जो प्रिज्म के पदार्थ का, ए बीटा का आपने इससे पढ़ लिया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस पूरे प्रयोग को, यानी इस प्रयोग की सहायता से आप दिए गए स्रोत की एक की लैम्डा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो पूरा प्रयोग है ये आप सब लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, और इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये प्रयोग पूरा के पूरा 5 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, और जिसको ये आता होगा वो अच्छी तरीके से कम समय में अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इसको याद करेंगे। थैंक्स।